नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग। हमारे देश में इन दिनों तांडव मचा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज तांडव को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, वो घमासान कितना सही है और कितना गलत है। और तांडव को आधार बनाकर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जैसा हमारे पड़ोसी मुल्कों में ईश निंदा कानून है, क्या इस तरह का कोई कानून हमारे देश में भी होना चाहिए, ताकि किसी भी धर्म के साथ, किसी भी धर्म से जुड़े देवी देवताओं की आस्था के साथ कोई भी, चाहे वो फिल्म वाले हों या सियासत वाले हों, कोई भी अतिक्रमण ना कर पाए। हालांकि तांडव रिलीज हो गई है, विवाद खूब हो रहा है, निर्माता निर्देशक ने माफी भी मांग ली है और अब वे विवादित सीन को हटाने को तैयार भी हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या माफी मांग लेना ही काफी है? क्या इस तरह की घटनाएं दोबारा भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म समीक्षक नंदराम जुड़े हुए हैं और साथ ही फिल्म पत्रकार नवीन चंद्रा भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नंदराम जी और नवीन चंद्रा आपका हमारे शो में। तो सबसे पहले नवीन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है कि जो इस समय तांडव में विवाद हो रहा है, ये सार्थक है या निरर्थक है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर तो लोगों की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं। स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है कि मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैंने पूरी सीरीज देखी है और मेरी भावनाएं कहीं से भी आहत नहीं हुई हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? स्वरा भास्कर का तो खैर वो ही जाने। वो तो मुझे उनका एक अपना एजेंडा है, अपनी एक पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस देश में एक्टर नहीं है, वो एक्टिविस्ट हैं। जिन्हें हम एक्टर समझने की भूल कर बैठे हैं, वो एक्चुअली एक्टिविस्ट हैं। अब आपने एक सवाल किया कि लोगों की भावनाएं, ये एक जो भी तांडव का तो भी हाल फिलहाल का मामला है, लेकिन आप पिछले अगर दो चार आप सीरीज लगातार देखें, जैसे आश्रम आई थी या उससे पाताल लोक या सुटेबल बॉय, मेरा इन सबसे एक ही सवाल है, क्या इनकी क्रिएटिविटी इतनी कमजोर हो गई है कि इन्हें अपनी फिल्म या अपनी वेब सीरीज बेचने के लिए इस तरह के घटिया हथकंडे अपनाने पड़ते हैं? हमें एक चीज समझनी चाहिए कि मनोरंजन और फूहड़पंती में बहुत अंतर है। और आज के लोग या आज के ज़माने में एक मुझे लगता है कि एक सेट एजेंडा के तहत ये सब चीज़ें होती हैं। आपने बोला क्या इस कानून जैसे कहीं और है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए? ये एक चर्चा का विषय है, इस पर सबकी अपनी राय हो सकती है, बट मेरा मानना है कि हम सबको मॉरलिटी होनी चाहिए कि हम एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अगर आप भगवान शिव को लेके कुछ चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये उस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या उस एक्टर को पता नहीं है इससे किसी के सेंटिमेंट हर्ट्स हो सकते हैं? उसको पता है। वो अपने वेब सीरीज़ को बेचने के लिए, उसपे कंट्रोवर्सी के ज़रिए उसको पब्लिसिटी हासिल करने के लिए डेलिबरेटली ये चीज़ करते हैं। और माफ़ी माँगने से तो इसका समाधान कतई नहीं हो सकता। इसके तो फिर लिए समाधान है कुछ न क्या? कुछ एक न सवाल ये है ना नवीन, कि फिर इस हाँ, तरह की जो कंट्रोवर्सीज होती हैं, विवाद होते हैं, हुँ, उसका समाधान है क्या? रास्ता क्या निकलता है? तो नंदराम जी, रास्ता आपसे ये जानना चाहेंगे, हालांकि इस पूरे मामले पर देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यूपी में भी दर्ज हुआ है, एमपी में भी हुआ है। यूपी पुलिस तो मुंबई में पहुंचकर जो है तांडव की जो टीम है, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन सबसे भी पूछताछ कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सूचना प्रसारण मंत्रालय भी अलर्ट हो गया है और सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़े जो अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, वे सब मिलकर एक सेल्फ रेगुलेशन पॉलिसी बना लें, अन्यथा आईबी मिनिस्ट्री बनाएगी। ये बात कह दी गई है। लेकिन अगेन सवाल ये उठता है कि क्या सेल्फ रेगुलेशन बना देने भर से इस तरह के विवाद नहीं उठेंगे? क्या समाधान आप देखते हैं नंदराम? आपको बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि सेल्फ गवर्नमेंट के कह देने से कि अगर सेल्फ रेगुलेशन यानी ये तमाम निर्माता निर्देशक वो खुद ही यह तय करें कि लोग क्या उनको दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। तो मुझे लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन की
नाम पे न्यूज़ चैनल्स के लिए भी एक सेल्फ रेगुलेशन, लेकिन कितने न्यूज़ चैनल्स उसका पालन करते हैं, मुझे लगता है कि सभी जानते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन कह देना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस जारी करनी ही होगी, क्योंकि कुछ कुछ 1-2 वर्षों से जिस प्रकार से वेब सीरीज़ की बाढ़ आई है हमारे इंडिया में खासकर, और कोरोना काल में भी देखा गया, तो जिस प्रकार से कंटेंट परोसा जा रहा है, वो बहुत ही जिसे कहें हम निंदात्मक, तो थोड़ा हार्ड वर्ड है, फिर भी थोड़ा अ, खास मतलब कुछ एक परिवार के साथ बैठ के नहीं देखा जा सकता। ये हालाँकि तांडव से थोड़ा हट के हम बता रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उसमें तमाम सीन्स रहते हैं, बहुत ही शोभनीय नहीं रहते हैं। उसको हम एक परिवार के साथ देखते हैं। तो सरकार को ये तय करना ही होगा, जिस प्रकार से फ़िल्मों की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंसर बोर्ड की तरफ से एक सर्टिफ़िकेट रहता है फ़िल्म का, कि इस फ़िल्म को कौन-सा सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है और उस हिसाब से फ़िल्म आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से इसको भी वेब सीरीज़ तमाम जिन निर्माता निर्देशक हैं, उनको अपनी वेब सीरीज़ की शुरुआत में और हर उस सीन में जो लगता है उनको एक पर्टिकुलर पहले डिसाइड करना होगा कि वो सीन विवादास्पद हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उनको उसमें एक डिस्क्लेमर डालना चाहिए कि ये हमारा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है कि भावनाओं को ठेस पहुँचाने का। अगर इससे ठेस पहुँचती है तो माफ़ीनामा एक तरह से डिस्क्लेमर उनको रखना। लेकिन यहाँ पे नंदराम सवाल ये भी है ना कि डिस्क्लेमर डाल देना एक तो बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना बच के निकलने वाला एक रास्ता है कि देखिए भाई साहब हमने तो पहले डिस्क्लेमर डाल रखा है, तो डिस्क्लेमर क्या सोल्यूशन है, या डिस्क्लेमर के बाद वो आपसे माफी भी मांग लेंगे जैसा कि इस तांडव वाले मामले पर माफी मांगी गई है, लेकिन क्या माफी मांगना ही काफी है? आप हमारे प्रोग्राम के मुद्दे को समझ रहे हैं ना, हम ये चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह से कोई भी फिल्म वाला, वेब सीरीज वाले, बॉलीवुड वाले हमारे किसी भी धर्म से जुड़े आस्था का सवाल हो, कोई भी देवी देवता हो, उनसे जुड़े आपत्तिजनक चरित्र चित्रण ना कर पाए। इस दिशा में हमें क्या काम करना है? तो हमारी जो डिस्कशन है, हमारी जो चर्चा है वो ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज माफी मांग लेंगे, कल को फिर से वही काम वो करेंगे। नवीन, आपको क्या लगता है कि माफी मांगना काफी है? और क्या ये डिस्क्लेमर वाली बात जो नंदराम ने कही है, इससे क्या आप कितनी सहमति रखते हैं कि असहमति रखते हैं? डिस्क्लेमर वाली बात तो बिल्कुल भी उससे सहमत नहीं हूँ। जब क्या है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस मैं ले लेता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं फिर अपना लाइसेंस नहीं दिखाऊँगा, फिर मेरे पे चालान है, पेनल्टी है। तो अगर मैं रॉन्ग ड्राइव करता हूँ, गलत चला रहा हूँ, ट्रैफिक नियमों को वायलेट कर रहा हूँ, तो मेरे पे चालान है। ऐसे ही यहाँ पर भी कानून होना चाहिए, और वो जैसे सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया, ऐसा नहीं, सरकार को आगे आना ही पड़ेगा और सरकार को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। अभी अभी आपने बोला माफी से तो कुछ नहीं होने वाला। ये जो आज के दौर में क्या है कि जैसे एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की चीजें की जाती हैं। माफी मांग लेने से कुछ नहीं होगा जब तक सरकार आगे आके कोई रेगुलेटरी नहीं बनाएगी, खुद नियम कानून नहीं बनाएगी, और एक बार जो इन नियमों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये चीज समझ में नहीं आएंगी। भय बिन होत न प्रीत, ये हाँ, फैक्ट लेकिन है। लेकिन अब आप लेकिन क्या ये इतना आसान है नवीन? क्योंकि अगर सरकार अपनी तरफ से कदम उठाती है तो कई लोग अगेन सिनेमेट्रिक लिबर्टी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर अगेन हमारे यहाँ पे एक गैंग है जो एक्टिव हो जाएगा और ये कहेगा कि अब सरकार तय करेगी कि कौन सा प्रोड्यूसर, कौन सा डायरेक्टर किस मुद्दे पर कैसी फिल्म बनाए, तो फिर विवाद होने लग जाएगा। और दूसरा सवाल आप सुनिए जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ नवीन चंद्र, कि ईस निंदा कानून जिसका मैंने अपने प्रोग्राम के ओपनिंग में जिक्र किया था, पाकिस्तान में है, कई और दूसरे देशों में है और बहुत ही सख्त कानून है और उसको लागू करना पड़ता है। मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा। पाकिस्तान मूल की बॉलीवुड की एक अभिनेत्री रही है बीना मलिक, और वो हमारे बॉलीवुड में भी कुछ समय तक काम किया है, हाँ और जी, उनको इसी कानून के तहत बहुत कड़ी सजा मिली है। जी हाँ, 26 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और उन्होंने काम क्या किया था, अपने टीवी एक प्रोग्राम में होस्ट के तौर पर उन्होंने कुछ ऐसा धार्मिक कार्यक्रम था जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। और यहाँ पर इंडिया में यहाँ तो पूरा का पूरा वेब सीरीज बनाई जा रही है और सारे के सारे लोग देख रहे हैं। तो क्या इस निंदा कानून बनाने का वक्त भारत में अब आ चुका है? और ये कानून बनाना इतना आसान सरकार के लिए क्या हो पाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं नवीन? पहली बात तो क्या सरकार के लिए आसान होगा? तो मुझे लगता है कि नहीं होगा आसान।
बट लेकिन करना भी सरकार को ही है। आपने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। कुछ समय पहले अपने यहाँ भी पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब का उनका जलाने पे पंजाब की असेंबली ने एक प्रस्ताव वहां भी अपने पास किया था, और जिसको कि हमारे यहाँ पर जो सो कॉल्ड जो लिबरल मीडिया है उसने अगले दिन अखबारों में या कॉलम में लिखना शुरू कर दिया था कि अब भारत पाकिस्तान बनने की राह पर चल रहा है। देखिए, उनका काम है कहना, वो हर चीज पे कहते हैं। अब जब सरकार आर्टिकल 370 को डाइल्यूट कर सकती है, जब सरकार सीए जैसा कानून ला सकती है, तो यही सरकार ये भी कर सकती है और करना भी चाहिए। अगर हम मॉरलिटी नहीं समझते हैं तो सरकार को फिर सख्त रुख अख्तियार करना पड़ेगा। या तो हमारा समाज इतना मैच्योर हो, हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करें, हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना रहें। बट अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा है, हमें जो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो कहती है वो किसी को ठीक लगता है, किसी को नहीं लगता। बट यहाँ पर हमें हर किसी का हमें अपनी धर्म की भी भावना का सम्मान करना है, सामने वाले की भी करना है। बिल्कुल करना है। और यही हमारे देश में जो जहाँ पर इमोशंस हैं। हाँ हाँ बिल्कुल नवीन, मैं आपकी बात समझ गया। हमारे साथ वरिष्ठ प्रोफेसर मास कम्युनिकेशन में मीडिया के प्रोफेसर हैं और फिल्म से रिलेटेड मामलों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं, प्रोफेसर इकबाल अहमद साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अहमद साहब हमारे इस कार्यक्रम में। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट है अभी आपका। अब सही आवाज आ रही है? जी जी। तो पहले तो सॉरी मैं लेट हो गया, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं है, मैंने ज्वाइन कर लिया आपको। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस खास प्रोग्राम में बुलाया है, दावत दी है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो प्रोफेसर साहब हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि देश में तांडव वेब सीरीज को लेकर जो तांडव मचा हुआ है, क्या ये निरर्थक विवाद है या सार्थक विवाद है, या इस विवाद के पीछे कोई दम है? एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि सिर्फ हम इसी वेब सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, इससे पहले ए सुटेबल बॉय आई, पाताल लोक आई, और भी कई ऐसी वेब सीरीज हैं, फिल्में हैं, जहां पर कि हमारे हिंदुओं के जो भगवान हैं, देवी देवताएं हैं, उनका गलत तरीके से चरित्र चित्रण किया गया। तो इसी से जुड़ा सवाल यह है कि क्या अब हमारे देश में ईश निंदा कानून बनाना चाहिए या नहीं? इस पर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक मजहब और रिलीजन की बात है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सभी मजहब और जितने भी रिलीजन है उनका आदर सम्मान बराबर होना चाहिए, और हर इंसान की अपने अपने मजहबों से उसकी आस्था लगी होती है, और जाहिर सी बात है कि वो उसमें जीता है, उसमें मरता है, और उसने उसी माहौल को देखा है। तो जहां तक आस्था की बात जब आएगी, तो इस पे कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। फिल्म मेकर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स या जो न्यूज़ स्टोरी बनाते हैं, उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितनी भी चीज़ें हैं ये समाज से जुड़कर ही चलती हैं। अगर इससे समाज प्रभावित होता है, अगर समाज में आपका कोई ऐसा योगदान नहीं है, बल्कि समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फिल्म हो, आपकी स्टोरी हो, या किसी भी कला के जरिए, अगर आप समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप एक सही तौर पर आप एक इस देश के नागरिक होने का जो हक है वो अदा नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है उनको कहीं ना कहीं उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, और उस आस्था को ठेस पहुंचने का ही ये कारण है कि उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है, अपनी आवाज़ बुलंद की है। तो ये देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ना कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनानी पड़ेगी जिससे हम इन चीज़ों पे अंकुश लगा सकें। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, इसका ये मतलब नहीं है। अभी आपने देखिए एक बात सुनी होगी कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ महीने पहले की बात है कि फ्रांस में एक प्रोफेसर ने प्रॉफिट मोहम्मद, जो मुस्लिम की आस्था जुड़ी हुई है अपने प्रॉफिट से, वो उनकी पिक्चर को जो है गलत तरीके से दिखा रहा था अपने स्टूडेंट्स को। तो उस स्टूडेंट्स में मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियन भी थे, दूसरे रिलीजन के लोग भी थे। तो वो इतना ज़्यादा उससे प्रभावित, कुछ रिलीजन को, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ
तो वो किस एक्सट्रीम तक चले गए, और उस एक्सट्रीम तक चले गए कि ये नेशनल इशू ना बनकर इंटरनेशनल इशू बन गया, और इससे बहुत सारे देशों ने फ्रांस के जो प्रोडक्ट हैं उसका बाइकॉट शुरू कर दिया। और फ्रांस के जो लोग अथॉरिटी के लोग थे उनको आगे आना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं एक बात ये कहूँगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सही है, लेकिन जहाँ तक धर्मों का मामला है, रिलीजन का मामला है, आस्था का मामला है, तो हमें एक दूसरे का आदर सम्मान और उनकी आस्थाओं की कदर करनी पड़ेगी। मेरा अपना एक इंडिविजुअल बिल्कुल सही मानना है आपका, और हम आपकी बात से सहमत भी हैं। हमारे देश में, हमारे संस्कारों में तो सर्वधर्म संभाव है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये किताबी बातें अब क्यों बनकर रह गई हैं? क्यों सिनेमेटिक लिबर्टी के नाम पर हमारे धर्म से जुड़े देवी देवताओं से उनका चरित्र चित्रण गलत तरीके से किया जाता है? और कोई आज पहली बार तांडव में नहीं किया जा रहा है। मैं यही आप सबको बताना चाह रहा हूं कि ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा हो चुका है। इसीलिए इस समस्या का समाधान क्या है? माफी मांग लेना समाधान नहीं है, जैसा कि नवीन चंद्र ने कहा। इसीलिए मैंने आपसे जो जिक्र किया इकबाल साहब, वो ये है कि एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कह दिया है कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े पार्टियां हैं, लोग हैं, वो आपस में मिलकर सेल्फ रेगुलेटरी कोड बना लें, अन्यथा हम बनाएंगे। तो अगर सरकार आगे बढ़कर बनाती है तो क्या होगा? क्या इतना आसान होगा? और दूसरी बात, ईश निंदा कानून, जब दूसरे देशों में इस तरह के कानून बने हुए हैं तो क्या हमारे देश में ऐसा नहीं बन सकता है? क्योंकि हमारे देश के संविधान में तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन जब स्वतंत्रता एक हद से आगे बढ़ जाए और वह स्वच्छंदता में बदल जाए और आप किसी भी धर्म से जुड़े देवी देवताओं का एक तरीके से अपमान करने लग जाएं, तो इसे तो जायज नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस समस्या का समाधान क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं इकबाल साहब। देखिए अरुणेश जी, मैं इसी बात को मैंने पहले कहा और दोबारा ये कह रहा हूं, और जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है अपना, जो फिल्में बनती हैं ये बिल्कुल कॉमर्शियल एंगल होता है। इसमें प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर का एक बड़ा चंक जो है, बहुत बड़ा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट होता है। तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि फिल्म को सस्ती पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी। इसे मैं सस्ती पॉपुलैरिटी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि किस तरह से ये फिल्म हाईलाइट हो जाए समाज में, सोसाइटी में, लोग की उत्सुकता बढ़ जाए, लोग बहुत ज्यादा उसको देखने की तरफ बढ़ पड़े। और जाहिर सी बात है कि जितना व्यूअर उनको मिलेगा, उनकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगी। तो इसमें कॉमर्शियल एंगल ज्यादा होता है। इसी तरह इस तरह की चीजें, इस तरह के एलिमेंट्स फिल्मों में अपने स्क्रिप्ट के जरिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डाल देता है, ताकि वो जानता है, वो पहले से जानता है कि हम ये जानबूझ के लोग करते हैं ऐसा, कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं। सवाल यही है, नंदराम को मैं डिबेट में लाना चाहूंगा बीच में, कंट्रोवर्सी में पड़ जाए और उस कंट्रोवर्सी का हमें फायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी ये प्रोफेसर इकबाल साहब का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट भी होता है, अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए और अपनी वेब सीरीज को हिट कराने के लिए। नंदराम, आपको क्या लगता है, इस तथ्य में कितना दम है? और क्या इस तरह की निगेटिव पब्लिसिटी भी अच्छी पब्लिसिटी होती है? बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन ऐसा खेल कब तक चलता रहेगा? भावनाओं को आहत करने का खेल करके आप कमर्शियल सक्सेस पाना चाहते हैं, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? समस्या का समाधान कैसे निकलेगा नंदराम जी? मैं वो आता हूँ इकबाल साहब आपके पास, नंदराम से मैं उनका ओपिनियन ले लेता हूँ, इसके बाद आपके पास आता हूँ। लगता है कि जानबूझ के डालना अपनी पब्लिसिटी के लिए तो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक सही नहीं। जहाँ तक इस तांडव सीरीज की अगर मैं बात करूं तो मैंने इस सीरीज को देखा है, और स्यूटेबल बॉय जो कुछ महीने पहले आई थी नेटफ्लिक्स पे, उसको भी देखा था। दोनों में बहुत कुछ खास ऐसा नहीं है, अगर जिसको भी आप अगर वो भी देखेगा तो कहेगा कि तो बहुत सामान्य बात है। दरअसल क्या है, हमने कैमरे में कैद कर दिया है, इसीलिए लग रहा है कि वो आपत्तिजनक है। अगर त्रिशूल की हम बात की जाए तो हर व्यक्ति नहीं, मतलब जो जैसे कि बाबा मुनि लोग होते हैं, तमाम लोग सड़कों पर घूमते हैं। और अगर हम किसी धार्मिक स्थल पर जाएं तो वहां पर भी तमाम धार्मिक स्थल भगवान, जितने भी भगवान होते हैं हिंदुओं के, मैं क्योंकि ये बात खासकर हिंदुओं पर हो रही है तो हिंदुओं के भगवान की बात कर रहा हूँ, तो वहां भी लोग कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे, मतलब एक जो हम सम्मान देते हैं कि भगवान के नाम पे हम हाथ जोड़ते हैं, वैसा कुछ वहाँ कुछ धार्मिक स्थलों पर, कुछ
चुनिंदा जगह जिसे हम एक सेंटर कहें, किसी मंदिर का केंद्रीय भूभाग को छोड़कर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और जहाँ तक तांडव की, आप जो शुरुआत के 5-10 मिनट हैं जहाँ पर जीशान अयूब का जो किरदार है शिवा शेखर का, तो वो त्रिशूल लिए रहते हैं, तो एक सामान्य सी बात है। और आप नहीं, आपको ये सामान्य सी बात है, आपको उसमें कुछ आपत्तिजनक, आप एक फिल्म समीक्षक हैं, आप बहुत सी इस तरह की फिल्मों की समीक्षाएं लिखते हैं, तो जो कुछ तांडव में दिखाया गया आपको लगता है कि वो साधारण सी बात है, सामान्य सी बात है, उससे इतनी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए? हाँ, केवल अगर तांडव की बात करें, अगर उस सीन को लेकर इतना अगर विवाद हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लेकर बहुत विवाद होना चाहिए। नवीन चंद्र, आप क्या अगर विवाद इनको काउंटर करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो नंदराम जी कह रहे हैं उनकी बात पे मेरे पास असहमत होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैं किसी की भी भावनाएं कैसे आहत होती हैं, ये जज करने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। इसमें एक मोटी-मोटी अंडरस्टैंडिंग ये है, एक मॉरलिटी है कि एक, और ये सब में होनी चाहिए, ये सब में ही इस चीज को लेकर एक स्वीकृति होनी चाहिए कि हम कुछ विषय हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम किसी किस्म की छेड़खानी या किसी किस्म का भद्दा मजाक हम करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि जब भी जो आपने बोला कि सिनेमैटिक फ्रीडम है, उस पर अंकुश लगाने का कोई इरादा नहीं है, कोई नहीं चाहता। लेकिन एक जहां पर भी फ्रीडम होती है, फ्रीडम के साथ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती है, और हमें हमेशा उसके दायरे में रह के करना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा था कि ये डेलिबरेटली किया जाता है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक फिल्म आई थी कुछ समय पहले, पद्मावत। अब उस फिल्म में एक्चुअली देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसका विरोध क्यों हुआ मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर वो संजय लीला भंसाली साहब चाहते तो उस फिल्म को करणी सेना या जो लोग विरोध करते उनको दिखा के वो मामला शांत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किसको दिखाया? टॉप जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको, और शाम को उस दिन रात को जर्नलिस्ट ने आके प्राइम टाइम में उनकी फिल्म की पब्लिसिटी करी। अब ये एक ठेठ बम्बैया स्टाइल है कंट्रोवर्सी से अपनी पब्लिसिटी हासिल करने का। अगर संजय लीला भंसाली साहब का इरादा उस मामले को शांत करने का होता तो वो उन लोगों को दिखाते, 2-4 लोगों को जो उसका विरोध कर रहे थे, नहीं किया उन्होंने ऐसा। तो ऐसे ही हर जगह होता है। अब आपने जो हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे या जो आप भी कह रहे हैं, मेरा इस मामले में अगर मोटी-मोटी समाज में, एक लोगों में या फिल्म जगत में ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, तो सरकार को आगे आना पड़ेगा और कुछ रेगुलेशन, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, ताकि अगली बार से ऐसा ना हो। और किसी की भी भावनाएं हो, ये नॉट अबाउट ओनली अबाउट हिंदू रिलीजन, किसी की भी हो, मैं अपने भावनाओं की जितनी सम्मान करूं उतनी ही मैं दूसरे का भी ख्याल करूं, और हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब ये हर इंडिविजुअल का पक्ष है। नंदराम जी को उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा, मुझे लग सकता है। नंदराम जी को सुटेबल बॉय में वो जो मंदिर के पूजा पाठ के समय जो तब्बू और जो ईशान खट्टर जो 2 कलाकार उसमें थे, उनका जो जिस तरह का जो चित्रण दिखाया गया वो उनको आपत्तिजनक नहीं लगा, मुझे लगा। तो मैं उनको नहीं माफ बिल्कुल, सकता यानी हूँ, हर मुझे एक व्यक्ति की जो है अलग अलग थिंकिंग है, जो है किसी एक को आपत्तिजनक लग सकता है, किसी एक को नहीं लग सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ और इंटरनेशनल लेवल के एग्जांपल देना चाहूंगा। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, और वहां पर भी ईश निंदा कानून है, और उस कानून के तहत सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात ही नहीं है, वहां पे ईसाई धर्म हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, सब धर्मों को लेकर के साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या फिल्मों से जुड़े लोग किसी भी धर्म से जुड़े किसी भी देवी देवता का गलत तरीके से चरित्र चित्रण नहीं कर सकते। और इस बात का इंडोनेशिया की सरकार बहुत सख्ती से पालन करवाती है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान का उदाहरण देता हूं। पाकिस्तान में 1982 में इस निंदा कानून में सेक्शन 295 जोड़ा गया है, और इसके तहत कहा गया है कि जो मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है कुरान, उसके जरा से अपमान किसी भी तरह का, यानी सिर्फ मुंह जवानी बात को कह देना, कहीं आपने उसको दिखाया नहीं है, वो भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके बाद फिर इसमें एक और धारा जोड़ी गई 295C, और उसके तहत इसकी जो सजा है ना, जो पहले नॉर्मल 5 साल या 3 साल की थी, उसको बढ़ा करके आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान कर दिया गया था। ये मैं उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि जब बाकी देशों में लोग अपने धर्म को लेकर के इतने संवेदनशील हैं, तो फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं की उदारता को लेकर के, उनकी सहनशीलता को लेकर के क्यों इतना ज्यादा जो है सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये फिल्म वाले हमारी भावनाओं को आहत करते रहेंगे। और इस आहत से
हमें कब राहत मिलेगी, ये हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं, हम इस पर बात करेंगे। तो इकबाल साहब, कब तक हमारी भावनाएं आहत होती रहेंगी और इस आहत से हमें राहत कब मिलेगी? नहीं, देखिए अरुणेश जी, अभी जो आपने जो बात की उसमें ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ हिंदुओं की एडवोकेसी कर रहे हैं। ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, इस मुल्क में हर रिलीजन के लोग रहते हैं। इस मुल्क में मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो पहली चीज तो ये समझना पड़ेगा कि हिंदू के लिए ही सिर्फ ये बात नहीं होनी चाहिए, आप ये बात करें कि सभी धर्मों के लिए। नहीं तो मैंने अपने प्रोग्राम में पूरे हिस्से को, अभी जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। प्रोफेसर साहब, एक मिनट, मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ हिंदुओं के धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपने मेरी बातों का गलत अर्थ निकाला है। मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, आप देखिएगा। मैंने उदाहरण दिए हैं और हर धर्म से जुड़े हुए लोगों की बातें की हैं। इसलिए मैं इस निंदा कानून का मैंने इस पूरे प्रोग्राम में 10 बार से ज्यादा जिक्र किया है। उसका मतलब ये होता है कि हर धर्म से जुड़े देवी देवता। इसलिए ये गलत तथ्य है, ये गलत आरोप है कि आप सिर्फ हिंदुओं को लेकर के एडवोकेसी कर रहे हैं। नवीन, आपका क्या मानना है? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं से जुड़े देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ? मैंने तो शुरुआत अभी जो उदाहरण दिया वो भी मैंने सर्वधर्म समभाव का दिया। जी नवीन, नहीं, ऐसा हुआ हो सकता है कि लेट ज्वाइन किया है, मैंने लेट ज्वाइन किया है, हो सकता है। नहीं तो ये गलत आरोप हो गया ना कि आप हिंदुओं के एडवोकेसी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आरोप नहीं लगा रहा था, नंदराम हमारे प्रोग्राम में शुरू से जुड़े हुए हैं। मैं करेक्शन कर रहा था, मैं ये करेक्शन कर रहा था, आरोप नहीं लगा रहा था कि ये देश सभी का है और इसमें बहुत सारे धर्म रहते हैं और हमें इंडोनेशिया की तरह एक तरह की उसकी कॉपी कर लें अगर हम, कि एक ऐसा कानून, एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बना ले जो जिसमें लोगों को सजा दी जाए। जो लोग जानबूझकर कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और देश को तोड़ने की बात करते हैं, समाज में नफरत फैलाने की बात करते हैं, सोसाइटी को डिस्टर्ब करते हैं, उनको कहीं ना कहीं रोका जाए और रोकने के लिए एक मजबूत कानून। इसीलिए मैंने तो आप इंडोनेशिया के कानून से सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है वो। तो उसी कानून का इसीलिए मैंने उदाहरण दिया। मैंने अपने प्रोग्राम में उस कानून का उदाहरण इसीलिए दिया कि हमारे देश में इस निंदा जैसा कानून होना चाहिए। और इसके बाद पंजाब की विधानसभा में 295A ये जो है ये जोड़ा गया आईपीसी के तहत। और इस धारा में कहा क्या गया है, वही बात मैं प्रोग्राम के आखिर में कह रहा हूं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब, श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, इन सब से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित करने का, नकारात्मक तरीके से प्रदर्शित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो जब ये बात पंजाब में बाकायदा कही गई है और इस बात को हमारे सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग क्यों नहीं मानते हैं और कैसे मानेंगे? बस क्लोजिंग रिमार्क्स में 30 सेकंड्स में प्रोफेसर साहब ये हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, रोक लगाना तो जरूरी है, इसलिए कि अभी जो बात, फिर मैं इंडोनेशिया की बात कह रहा हूं और कॉपी करने की जो बात थी, वो कॉपी करने की बात जैसे नंदराम कह रहे थे कि कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस वक्त इस देश ने बाबा भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बहुत सारे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर कॉपी ही किया। तो कॉपी करना जो अच्छाई है किसी जगह पे या किसी व्यक्ति में, तो हमें अच्छाई ले लेने में कोई बुराई नहीं है। तो इस देश को संभालने के लिए और ख़ास तौर से जो सिनेमा और दूसरे जो न्यूज़ मीडियम है, इनको सही करेक्ट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, रेगुलेटरी बॉडी जो है और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी काम नहीं आ रही है, इसलिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है, तो आखिर में प्रोफेसर जी नंदराम, नवीन चंद्रा एंड प्रोफेसर इकबाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ बात कह रहे थे लेकिन हमारे कार्यक्रम में सिर्फ 20 सेकंड बचे हुए हैं। जी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को आप नुकसान पहुंचाएं या कोई ऐसी चीज, ऐसा इशू उठा लें जो देश टूटने की बात हो, देश में अनरेस्ट पैदा हो जाए। मेरा ये कहना है।